दिया है कि इफ ए स्क्रू गेज, इफ द स्क्रू ऑन ए स्क्रू गेज इज गिवन 6 रोटेशन इट मूव्स बाय 3 mm। कह रहा है कि 6 रोटेशन जब हो रहा है उसमें, 6 रोटेशन कितना हो रहा है, 3 mm। समझ पा रहे हो? यानी जब उसको 6 बार रोटेट कर रहे हैं, ऐसे रोटेट कर रहे हो, कितना mm हो रहा है? वो पिच होता है जो रोटेट करते हो, उसको क्या कहते हो? पिच। तो एक पिच की वैल्यू यानी 1 रोटेशन यानी पिच, 1 पिच कह सकते हैं। 1 पिच इज टू कितना हो गया? 3 बाई, या इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 या 0.5 mm। बोलो, हो जाएगा ना? अच्छा, लिस्ट काउंट क्या पढ़े हो बताओ? लिस्ट काउंट आप क्या पढ़े हो? पिच अपॉन, तो जो आपने स्क्रूगेज यूज किया है उसमें पिच कितना आ रहा है? 0.5। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 0.5 अपॉन कितना रोटेशन दिया है? 50। वर्नियर स्केल यानी 50 डिवीजन दिया है, कितना दिया है? एन क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन। डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.001। ठीक है, साइज 4 का 16। ठीक है, 0.001 सेंटीमीटर। ठीक, समझे? मिलीमीटर में करते तो कितना आता? मिलीमीटर में कितना करते हैं? मिलीमीटर में कम हो जाएगा उससे। समझे? कोई डाउट हो तो पूछ लो यार। रोटेशन कर रहा मतलब, जैसे पिच का मतलब हो गया कि देखो, जैसे आप इसको घुमाते हो ना, ये घुमा रहे हो, तो ये पिच मतलब ये तो रोटेशन हो गया, लेकिन जो मेजर करता है वो पिच होता है। मतलब एक रोटेशन में वो कितना होता है? एक मिलीमीटर पढ़े थे ना? एक रोटेशन में कितना आता है? एक। इसीलिए यहाँ लिखते थे 1/n, पिच अपन n मतलब 1 ले लिए थे। लेकिन इसमें क्या आ रहा है कि 6 रोटेशन जब कर रहे हैं तो कितना हो रहा है? 3 mm चल रहा है। तो एक रोटेशन वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? मतलब ये हो गया, जब आप किसी चीज को खोलते हो ना, तो ये रोटेट करता है ना, ये तो रोटेशन हो गया, लेकिन वो जितना डिस्टेंस कवर करता है वो क्या कहलाता है? पिच। तो एक बार रोटेट करोगे तो उसका पिच की लंबाई कितनी होगी, वो निकालना पड़ेगा। इसमें क्या दिया है कि 6 जब रोटेट कर रहे हो तो कितना मिलीमीटर चल रहा है? 3 मिलीमीटर, यानी 6 रोटेशन का पिच कितना है? 3 mm। बात समझ पाए? तो इसलिए एक रोटेशन का हमको निकालना होगा, तो एक रोटेशन का कितना पिच होगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। 0. ये तो आ जाएगा ना? बोलो, क्योंकि ऑलरेडी दिया है 10 BSD इक्वल टू, इससे आप निकालोगे तो लिस्ट आउट आ जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है व्हेन जॉर्ज आर टचिंग ईच अदर, ठीक है, वर्नियर स्केल और मेन स्केल को आपस में जब रोटेट किया जा रहा है, कह रहा कि द 7th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ ए डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड द जीरो एरर ऑफ वर्नियर स्केल इज लेइंग राइट साइड। इसका मतलब कह रहा है, देखो देखो, इसका मतलब ये कह रहा है कि जब उसको रोटेट कर रहे हैं तो वो जो 7th डिवीजन टच कर रहा है वो किधर है? राइट साइड में, जीरो एरर। जैसे उसमें देखे थे आप ना, ये आपका मेन स्केल था और नीचे आपका क्या था? वर्नियर स्केल। तो जब ये मान लो ये दोनों टच कर रहा था तो इसका जीरो क्या है? राइट साइड। राइट साइड मतलब इधर, नहीं इधर होगा। राइट साइड का मतलब इधर। ये मतलब जो होना, जो जीरो होना चाहिए इधर से न शुरू होकर किधर है? इधर है। मतलब इसका मेन स्केल का इधर कुछ पार्ट छूटा हुआ है। तो बात यही हुआ ना, राइट साइड। कह रहा कि 7th डिवीजन राइट साइड, 7th डिवीजन राइट साइड जीरो एरर है। तो पहले अगर निकालो इसको, यानी 7th
है तो 7 इंटू 0.01 इक्वल टू क्या हो गया 0.07 सेंटीमीटर, या क्या निकला उस सेवेंथ डिवीजन की वैल्यू है, लेकिन किधर है राइट साइड जीरो एरर है। तो इसका मतलब ये 0.07 क्या होगा उसका जीरो एरर हुआ, यानी जीरो एरर कितना आ गया 0.07। चलो इसमें ही रहने दो। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि जीरो एरर हो गया, व्हेन दिस वर्नियर इज यूज्ड टू मेजर लेंथ ए सिलेंडर द जीरो ऑफ द वर्नियर इज स्केल बिटवीन 3.1 सेंटीमीटर एंड 3.2 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का आप क्या किए मेजर किए, तो दोनों के बीच 3.1 सेंटीमीटर एंड 3.2 सेंटीमीटर, तो इसका रेशियो कितना होगा, दोनों डिवाइड करोगे तो लगभग 3.1 सेंटीमीटर ही उसका ले लो वैल्यू, कितना ले लो मेन स्केल की वैल्यू ले लो आप 3.1 सेंटीमीटर प्लस एंड 4 BSD 4 BSD, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा BSD मतलब इसका LC हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ 0.01 का है यार, हाँ हाँ बता रहा हूं अभी। ये तो आपका मेन, ये तो जीरो एरर है ना, ये क्या आया ये जो टच कर रहा है सेवेंथ पे, ये ध्यान यही समझना है आपको, ये जो सेवेंथ डिवीजन है वो किधर है जीरो एरर राइट साइड में, ये कह रहा है जीरो एरर राइट साइड में, तो जीरो एरर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.07, समझे। मतलब वो रोटेट कर रहा है, तो जो वर्नियर का जीरो वाला है वो किधर है मेन स्केल के दाएं है, देखे तो बताए थे ना उसमें प्लस और राइट साइड में कभी आता था कभी लेफ्ट साइड में उसका जीरो, किसका वर्नियर का। तो जब राइट साइड में जीरो मतलब ये है कि उसके पहले 7 डिवीजन ऑलरेडी हैं, तो कितना उसका वैल्यू होगा 0.07, यह जीरो एरर हुआ, ये जीरो एरर कितना है 0.07। अब ये कह रहा है कि राइट साइड में है, तो राइट साइड का मतलब क्या होता है, राइट साइड का मतलब क्या आगे की तरफ, अरे लेफ्ट से राइट इधर आगे 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 मतलब हो गया कि आपने अधिक मेजर कर दिया, तो उसको क्या करना होगा माइनस, तो क्या करो माइनस 0.07, इसको सॉल्व करो देखो कितना आ रहा है 3.1 प्लस 0.04 प्लस माइनस माइनस 0.07 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.07 सेंटीमीटर, ठीक है। 3.7 कह रहा है कि वो लेंथ कहां 3.1 सेंटीमीटर एंड क्या बोला 3.2 सेंटीमीटर के बीच में मेजर किया, और 4 BSD इसके साथ आया है, यानी 3.1 से 3.2 के बीच में आया है। तो भाई इस दोनों तो वैल्यू लोगे नहीं, तो एक ही वैल्यू लेंगे, तो क्या लिखोगे 3.1 प्लस 3.2 अपॉन 2, एवरेज निकालोगे ना, क्योंकि दो वैल्यू जब ले लिया है तो उसमें से उसके बीच में एवरेज वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये वाला समझे हो ना क्यों हुआ, ये क्या है ये जीरो एरर, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड में जीरो एरर दिया वैल्यू इसलिए। क्या द एरिया ऑफ स्क्वायर 5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ 7 सच स्क्वायर टेकिंग, तो 7 ले लोगे कितना होगा 7 से मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा ये चलो इसको हम सिग्निफिकेंट में जान रहे हो ना कि 5 से जब ऊपर होता है तो उसको हम एक बढ़ा, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिए, एक चीज ध्यान दो, तो हम 2.9 लिखे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या 3.0 लिख सकते हैं, कोई किया आ जाएगा 5.29 में 7 को मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 963, 7 दूनी 14, 14 6 20, आ तो राजी वही है, ठीक तो है, ये 10 के बाद जीरो इसका कोई मतलब है नहीं है, छोड़ दिया, सही तो है नहीं। अब यहाँ पे एक चीज देखो,
ये डेसिमल के बाद 0 है, डेसिमल के बाद 0 है, और 0 के बाद ये भी 3 है। अगर ये 6 होता या 5 रहता तो इसको हम लिख सकते थे 37.1, लेकिन यह 5 से तुम्हारा कम है, इसका मतलब इसका कोई मतलब नहीं। 37. हाँ तब 1 लेते, तब 1 रहता, 0 की वजह से वो 0 है। मतलब ये है कि इसका कोई वजूद नहीं है, इसको कम करके इसको ऐसे लिख दिया, इसको 0 तो 0 लिख दिया, अगर 1 रहता तो 1 हो जाता, 2 होता तो ठीक। ये कहाँ आज कुछ स्कूल कोई नहीं आया था, ये सब और कहाँ है सब, कहीं प्लान बना गए हैं सब का आज शुरू। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए हम लोग देखते हैं, ग्राफ कल शुरू करेंगे, इसको खत्म कर देते हैं तब। एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है बताओ? टोटल टोटल चेंजिंग वेलोसिटी टू द टोटल टाइम इंटरवल। ध्यान देना क्या होता है इंटरवल, इसको क्या कहते हो? एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसको क्या लिखोगे? मान लो v2 हो गया माइनस v1, हो जाएगा ना? v2 माइनस v1, और नीचे क्या हो गया? v2 माइनस v1, या इसी को क्या लिख सकते हैं, ये सब कॉमन चीज है, जनरली जान लो क्या हो गया, डेल्टा v अपॉन डेल्टा dt। मतलब ध्यान ये रखना है कि हमको न तो इन दोनों को जोड़ना है, न इन दोनों को जोड़ना है, दोनों घटा के फिर वैल्यू निकालोगे, क्योंकि ये छोटा सा मिस्टेक होता है जल्दबाजी में, ये t1 प्लस t2 कर देते हैं, इसको v1 प्लस v2 कर देते हैं, तो ये आपका। इसमें मेन चीज आपको देखना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, अगर आप, हालांकि ग्राफ में पढ़ाया नहीं हूं लिखने ही है, और ये कौन सा ग्राफ होगा? ईटी ग्राफ, क्या कहोगे? अगर इसमें हम ऐसे एक लाइन ड्रा कर दें जो जनरली बताए, इसका मतलब है कि इंक्रीजिंग वेलोसिटी ऑन, मतलब इनफॉर्मली वेलोसिटी नहीं है, क्या है? नॉन इनफॉर्मली है, और ये क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग हो रहा है। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी पर्टिकुलर टाइम, बहुत स्मॉलेस्ट टाइम पर अगर हमें क्या निकालना है? एक्सीलरेशन निकालना है, क्योंकि वीटी ग्राफ से एक्सीलरेशन निकालने के लिए तुम्हें स्लोप निकालना पड़ेगा, बाद में जब बताएंगे ग्राफ तो बताएंगे। हम क्या करते हैं, उसको एक टेंजेंशियल लाइन ड्रा करेंगे। टेंजेंशियल लाइन ड्रा करोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? क्या बन जाएगा? लेकिन यह जो पॉइंट बता रहा है ये T1 है, और ये क्या है? T2 बता रहा है ना, ये जो पॉइंट है यह T2, और यहाँ पे यह आपका T1 और ये तो चीज बता रहा है। इसका मतलब एक छोटा सा जो स्लोप निकाला गया, ये स्लोप है, और स्लोप की वैल्यू क्या होती है? टेन थीटा, और टेन थीटा इजकल टू क्या हो गया? डीवी, यानी इसको डी2 लिखोगे तो इसको डीवी लिख देंगे, और इसको dt है तो क्या हो गया? dv अपन dt, बहुत स्मॉल टाइम के लिए है। मतलब ये है कि जब आप एवरेज वेलोसिटी यहाँ निकाले हो, एवरेज एक्सेलरेशन जो निकाले हो, ए ए वी इक्वल टू, इसको वैल्यू क्या लिखे हो? डेल्टा वी अपन डेल्टा। अब यहाँ पे अगर टाइम बहुत छोटा कर दो, जैसे एक पर्टिकुलर टाइम छोटा के लिए, तो इसको क्या लिख दें? लिमिट, लिमिट डेल्टा टी इज टू 0, यानी बहुत कम समय में, तो चेंजिंग वेलोसिटी बहुत कम हो गया, डेल्टा वी अपन डेल्टा टी, या इसी को क्या लिख दोगे? ए वी इक्वल टू, यह पूरी वैल्यू क्या कहलाता है? डी वी अपन, यानी ए इक्वल टू
और इसको जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका ए इक्वल टू डीवी अपॉन dt। ये dv अपॉन dt को क्या कहते हो? डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट। डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट, लेकिन जो डिफरेंशिएशन हो किसके रिस्पेक्ट में? v का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो a इक्वल टू dv अपॉन dt हो गया। लेकिन आप एक फार्मूला और पढ़े हो, v इक्वल टू क्या? ds अपॉन, पढ़े हो ना? जब ये वैल्यू जब इसमें रखोगे a इक्वल टू क्या हो गया? d अपॉन dt, और v की जगह क्या रखोगे? ds अपॉन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? क्या लिखोगे? ये तो लिखोगे d2s अपॉन dt। अब ये डी स्क्वायर टी स्क्वायर नहीं होगा? क्यों नहीं होगा डी स्क्वायर टी स्क्वायर? डी स्क्वायर टी स्क्वायर नहीं, क्यों? dt स्क्वायर लिखा गया है। अरे dt मतलब टाइम एक ही है, ये नहीं है। जैसे क्या होता है, d अलग होता, t अलग होता, d अलग होता, t तब मल्टीप्लाई करते क्या होता? डी स्क्वायर। लेकिन ऐसा नहीं है, dt यानी टाइम का एक छोटा सा पार्ट, dt एक ही है। t यानी t लिखो या et लिखो, t और t अलग अलग नहीं है। तो dt इंटू dt क्या होगा? dt स्क्वायर होगा। समझे बात को? तो यहाँ पे ए आपका एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब ये है कि अगर डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में दिया, क्या दिया है? डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो कितना बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा? 2 बार। एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। दूसरी बार डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। या फिर इसी को हम ए भी लिख सकते हैं। अगर डी भी निकालना हो तो इसको क्या लिखोगे? ए इंटू डी टी, ए इंटू डी टी। हाँ, क्या चीज? डिस्प्लेसमेंट, हाँ छोटा सा। हाँ, डी स्क्वायर एस नहीं, ये डी स्क्वायर नहीं है। डी स्क्वायर का मतलब है कि डी एस का हम 2 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे। कितनी बार? अगर डी क्यू एस होता तो क्या समझते हैं? इसका हम 3 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे। मतलब क्या हुआ, मान लो अगर डी एस अपन डी एस दिया, इसका जब डी एस अपन डी टी करोगे क्या मिलेगा तुमको? टी। ठीक, ये मिला ना? फिर v का डिफ्रेंसिएशन कर दो तो dv अपन dt होगा, तो क्या मिल गया? ए। समझे बात को? तो ये ds अपन dt को एक बार डिफ्रेंसिएशन करोगे क्या मिलेगा? e। अब v का डिफ्रेंसिएशन करोगे क्या मिलेगा? a। यही मैं यहाँ बताया हूँ कि जब a इक्वल टू क्या है? dv अपन dt, तो v इक्वल टू क्या है? ds अपन dt। जब यह वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो ये d2s अपन dt स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो इसको कितनी बार डिफरेंशिएशन करना होगा? 2 बार। क्योंकि देखो एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो v मिलेगा, और दूसरी बार डिफरेंशिएशन कर दोगे तो यह स्क्वायर बता रहा है, यानी 2 बता रहा है कि इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा। कब? जब डिस्प्लेसमेंट दिया होगा। और क्या पूछेगा? एक्सेलरेशन। तो कितनी बार डिफरेंशिएशन? 2 बार। यानी एक बार किए जो आंसर आया फिर उसी का डिफरेंशिएशन दोबारा कर दो। ठीक है, अभी क्वेश्चन एक करा दे रहा हूँ उस पर, समझे बात को? तो क्वेश्चन देखिए, चलिए इस पे जैसे दिया है क्वेश्चन, देखिए देखो दिया है कि द डिस्प्लेसमेंट x मीटर ऑफ पार्टिकल मूविंग along a straight line at instant t second is given as x इक्वल टू दिया है 2t माइनस 3 का स्क्वायर, 2t माइनस 3 का होल स्क्वायर। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। यानी t इक्वल टू 2 सेकेंड पर क्या क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट, दूसरा वेलोसिटी, और थर्ड एक्सेलरेशन। बताइए।
क्या ले हो क्या v इक्वल टू dx अपॉन dt, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, इसका डिफरेंशिएशन किया तो कितना आया, हाँ 8t माइनस 8, ठीक है समझ में आ रहा है ना ये मीटर पर। अब कह रहा है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो ये आप निकाल लोगे, चलो t की वैल्यू 2 रख दोगे तो v की वैल्यू आ गई कितना 4 मीटर, ठीक है। दूसरा क्या निकालना था a इक्वल टू क्या लिखोगे dv अपॉन dt। अब टाइम इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये देखने वाली चीज है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे 8t माइनस a, इसका डिफरेंस a इक्वल टू d अपॉन dt, और यहाँ क्या लिखोगे 8t माइनस 12। तो डिफरेंशिएशन हमेशा बताया हूँ क्या t है तो इसके साथ t रहेगा वही होगा, बाकी के साथ c अगर कांस्टेंट होगा रहा तो वो 0 होता। तो a इक्वल टू इसका बताओ डिफरेंशिएशन क्या होगा, केवल 8 ही तो होगा, और इसका क्या हो गया 0। a इक्वल टू क्या हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ इसमें टाइम आ रहा है, टाइम आता तब ना डालते, टाइम आ ही नहीं रहा, तो कोई मतलब नहीं है, बस टाइम आप टी इक्वल टू पे आप इस पे निकाल सकते हो। बाकी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसका मतलब इसी से चल रहा है इनफॉर्मली एक्सेलरेशन, ठीक। अगर यहाँ टी आ जाता तब क्या हो जाता नॉन यूनिफॉर्म, क्यों, क्योंकि टी वेरी कर रहा है और टी आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब यह है कि इनफॉर्मली वेलोसिटी से मोशन कर, ठीक है। क्वेश्चन और बताओ आप लोग, सीरियस लग रहा है। अच्छा क्वेश्चन दिए थे क्या तुम लोगों को कल, v इक्वल टू 90 स्क्वायर प्लस 60 प्लस 3 लगा लिए, उसमें एक्सीलरेशन आप बता दो तो। एक्सीलरेशन बताइए t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, देखो यानी ये क्वेश्चन है आपका v इक्वल टू 9t स्क्वायर इक्वल टू 9t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 3 दिया हुआ है, इसको निकालना है। पहला क्वेश्चन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। एक्सीलरेशन 35 35 33 33। एक बार फिर देखिए t इक्वल टू 3 सेकेंड पर निकालना है, ध्यान रखिए, हाँ 60 आएगा। हाँ आ गया, चलो इसको लगा देता हूँ। वेलासिटी यानी पहले तो वेलासिटी निकालना है, टी इक्वल टू 3 सेकेंड में कुछ नहीं करना, यहीं पे टी लिख दो आप, क्योंकि ऑलरेडी वेलासिटी दिया है। 9 इंटू कितना हो गया 9 प्लस 6 इंटू 3 18 प्लस 3 कितना हो गया 81 प्लस 21, गलत लिख दिए क्या, कितना आ गया 102 मीटर पर सेकेंड, यही आया आंसर। ये भी की वैल्यू हो गई v इक्वल टू 10 मीटर पर। एक्सीलरेशन है एकदम आसान है, dv अपॉन dt। जनरली आप डायरेक्ट चाहो तो इंटीग्रेशन करके लिखो, इसका क्या हो जाएगा 18t प्लस 6 प्लस वो 0 हो जाएगा। किस पे पूछा है, यानी इसका मतलब है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन है, तो मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, क्योंकि t वेरी कर रहा है, तो t की वैल्यू क्या रखोगे 3, कितना हो गया 18 3 54 प्लस 6 इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। अगर बोलो इस प्रकार कोई क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है, ये बहुत आसान आसान क्वेश्चन, लेकिन अब हम कंपटीशन लेवल पर चल रहे हैं इसी, ये तो जनरली आपका है कॉमन क्वेश्चन।
अब आप चलिए नेक्स्ट अच्छे टॉपिक पे, इस क्वेश्चन को बताइए। ये पूछा हुआ है आपका जीमेंस का क्वेश्चन है। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल चेंज विथ टाइम टी। पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंज विथ टाइम टी, समझ पा रहे हो बात को? टू द रिलेशन टी इजकल टू द रिलेशन टी इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स if instantaneous velocity and acceleration of particle are v and a, यानी इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या दिया है, v एंड a रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट, प्रूव करिए ए, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करना है। वो आप ऑप्शन के रूप में दिया कि एक्सेलरेशन क्या होगा, लेकिन हम ऑप्शन पहले ही बता दे रहे हैं कि यही आंसर होगा, प्रूव करके बताओ। ए इजकल टू -2ab, क्या करेंगे? क्वेश्चन ए है कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल चेंज विथ टाइम टी, टी ये टाइम है, इजकल टू क्या दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है। ए और बी क्या है आपका, कांस्टेंट होगा। इफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल आर v एंड a रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट a इजकल टू माइनस ए, पूछ रहा है। एक चीज ध्यान देना, टी दिया है, ये नहीं, ए और बी कांस्टेंट है। पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंज विथ टाइम टी अकॉर्डिंग टू द रिलेशन टी इजकल टू, अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करो आप, चलो प्रयास कर रहे हो, चलो देखो, अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करो आप, तो इसको क्या लिखोगे, डी टी अपान डी एक्स, डी टी अपान डी एक्स, तो टी की वैल्यू क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स, है ना। इसका जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कितना होगा, 2a एक्स प्लस, बोलो डी टी अपान डी एक्स की वैल्यू क्या आएगा, 2x प्लस बी एक्स आएगा ना, क्योंकि देखो dx है और t की वैल्यू ऑलरेडी दिया, यहाँ रखोगे तो a आपका आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि dx अपान dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2ax प्लस बी -1, क्योंकि 1 अपान करोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो ऊपर ले जाओगे, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इसके आगे क्या करोगे, हमें निकालना क्या है, एक्सीलरेशन ही निकालना है ना, क्योंकि एक्सीलरेशन ही प्रूव करना है। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, जब dx अपान dt होगी तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, v, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 2x प्लस बी -1, बात समझ में आ रही है। जब v की वैल्यू निकल गई तो a की वैल्यू निकाल लोगे, a इजकल टू क्या हो जाएगा, dv अपान dt, a इजकल, क्योंकि x नीचे होना चाहिए, क्योंकि x है तो नीचे x रहेगा तभी जाके होगा। और एक्सीलरेशन, यानी इसका मतलब है कि अगर इसमें dx से मल्टीप्लाई कर दो और dx से डिवाइड कर दो तो कोई वैल्यू इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। लेकिन हाँ, यहाँ आप ये जरूर लिख सकते हो कि dx अपान dt इंटू dv अपान dx, लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हैं इसी चीज को। इसका मतलब ये हो गया कि a इजकल टू, इसकी वैल्यू क्या हो गई v, और इसकी वैल्यू क्या हो गई dv अपान, अब आप जब यहां लिखोगे क्या लिखेंगे, अब आप लिखिए a इजकल टू v इंटू डी अपान डी एक्स, और v की जगह क्या रखोगे, जो वैल्यू a दिया है 2ax प्लस b -1, समझ में आया बात। अब इसका आप डिफ्रेंसिएशन करो, आप कैसे निकालोगे, हाँ
इसका डिफरेंशिएशन बताइए। नहीं आ रहा है, देखिए इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे कैसे, पहले डिफरेंशिएशन जानिए। फार्मूला आप क्या पढ़े हो, फार्मूला ये पढ़े हो डी अपान डी एक्स एक्स टू द पावर एन अगर दिया तो एन एक्स एन माइनस, लेकिन यहाँ पे देखो 2x प्लस बी माइनस 1 दिया, इस रूप में नहीं है, तो आप क्या करोगे, इस रूप में लाने के लिए हम लिख सकते हैं इसको डी अपान डी एक्स। यहाँ पर इसको हम क्या मान रहे हैं, मान लेते हैं चलो 2ax प्लस बी माइनस 1, यानी इस पूरे को मान लेते हैं x, क्या मान रहे हैं x, तो ऊपर क्या हो गया -1, बोलो हो जाएगा ना। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा -1 इंटू एक्स -2, बोलो अरे भाई -1 करोगे तो वैल्यू हो जाएगी ना, तो -1 और बाकी x की जगह क्या रखोगे, जो आप माने हो, क्या माने हो ax 2ax है ना, 2ax प्लस माइनस, समझ पा रहे हो बात, क्यों माना गया है x, ये क्यों माना है इसको, क्योंकि हमको इस रूप में लाना था, जबकि दिया क्या है 2ax प्लस b, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लेट, मान लो लेट 2ax प्लस b इक्वल टू क्या x, तो हम इसकी जगह क्या रख दिए x, और कितना माने, बात समझ पा रहे हो ना। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये होगा ना, ये डिफरेंशिएशन होगा कि नहीं, लेकिन x क्या माने हो 2ax प्लस बी, तो x की जगह फिर वो वैल्यू रख देते हैं, पहला। दूसरा चीज फिर हम करते हैं क्या, जिसको हम मानते हैं x, अब उसका x के रिस्पेक्ट में फिर हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, दोबारा फिर डिफरेंशिएशन, जैसे पहले तो हम मान लिए लेट 2x प्लस ए बी, अब इसके जगह आप क्या रख दिए x रख दिए, इसका डिफरेंशिएशन कर दिए, लेकिन जिसको हम माना करते हैं लेट किए रहते हैं उसका फिर दोबारा x उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 2a, यानी जिसको माने उसका डिफरेंशिएशन क्या आया 2a, और यह जब वैल्यू इसके जगह क्या रख दिए x, तो उसकी वैल्यू क्या आई ये, अब जो यह वैल्यू आई है उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या, ठीक, हाँ 2a कैसे आया 2ax, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो x कम हो जाएगा ना, 1 ही तो बचेगा, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, और b कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 2ax है एक ही में, यहाँ पे देखो 2ax, अच्छा चलो नहीं समझ पा रहे हो, जैसे हम ये जो है इस पूरे को x मान लिए हैं, तो और x के रिस्पेक्ट, चलो इसको हम कुछ और मान लेते हैं, कुछ और मान लेते हैं, आगे कुछ और मान लेते हैं ताकि, चलो इसको हम मान लेते हैं t, क्या मान लें 2ax प्लस बी इक्वल टू क्या मान लो, ठीक, अब समझे ना, वो एक्स कॉमन मान लिया इसलिए कंफ्यूजन हुआ। अब इसको क्या लिख दोगे आप बताओ, यही तो लिखोगे a इक्वल टू बी, तो पहले से ऑलरेडी है, अब यहाँ पे क्या लिखोगे d अपान dx और इसके जगह क्या रखोगे t पर माइनस, बोलो ये पूरे जगह क्या लिख दिए t माइनस 1, अब उसका डिफरेंशिएशन आप जब करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, ये मिलेगा ना a इक्वल टू बी -1 और t पर माइनस, क्लियर। अब आप a इक्वल टू क्या लिखोगे इसको b माइनस भी कर दिए, और t -2, t की वैल्यू क्या माने हो 2ax प्लस b माइनस, बोलो ये समझ में आया यहाँ तक। अब दूसरा स्टेप हम क्या करते हैं, जिसको आप t मानते हो उसका फिर हम x के रिस्पेक्ट में, यानी जो है जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी dt अपन क्या करते हैं dx, तो dt यानी t की वैल्यू क्या है 2ax प्लस b, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, क्या बच गया 2a ही तो बचेगा, समझे बात को कि नहीं।
उसका हम इसके साथ क्या कर देते हैं, मल्टी, यानी जिसको लेट मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करके हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जहां लेट मानोगे वहां वो वैल्यू रख दोगे। अब यहाँ पे एक चीज देखो क्या मिल गया तुम्हें, a इजकल टू माइनस बी इंटू ए किसकी वैल्यू है, 2ax प्लस बी माइनस 2 इंटू 2, हमें लाना क्या था, हाँ बी, भी तो तुम्हारा ही है ऑलरेडी, इसमें ये आया है ना फार्मूला, देखो इजकल टू, क्या कह रहे हो, हाँ तो अभी तो आए, ये तो अभी जनरली हुआ है ना, ऐसे जनरली। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ए बी, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, अरे इस 2ax प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, बी इजकल टू 2ax प्लस बी माइनस 1, तो क्या इसको हम -2 है तो इसको हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बी स्क्वायर, ठीक, इंटू इंटू 2 की वैल्यू क्या आ गई, -2 की क्यू, यही तो लाना था। देख लो बाबू स्टेप, ये थोड़ा सा धीरे धीरे अब चीजें हम कठिन, हाँ हाँ, क्वेश्चन हम भेज दे रहा हूँ। दो क्वेश्चन हम भेज दे रहे हैं, ये दोनों देखो पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन दिया है, वो भी ऐसे ही प्रूव करना है आपको, एडवांस का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया होगा उसमें, देखो ना, पक्का दिया होगा, और देखो, इसको देखो, दिया कि द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ये भी क्वेश्चन तुम्हारी किताब में दिया होगा, जब पढ़ोगे तब देखो क्या दिया है, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज प्रोपोर्शनल टू 3/4 पावर ऑफ टाइम। समझ रहे हो इसका क्या मतलब हुआ, कह रहा है कि जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, टी के 3/4 पावर के टाइम के प्रोपोर्शनल है क्वेश्चन में, ठीक। हाउ डज डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन, हाउ डज डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन डिपेंड ऑन टाइम, ये क्वेश्चन में दिखा रहा कि कैसे इस डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन इस पे डिपेंड कर रहा है, यही बताना है ग्रुप में। बताओ भाई, बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मैं ये बताया हूं कि एक क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन को सुनो। क्वेश्चन दिया द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज प्रोपोर्शनल टू t/4 पावर ऑफ टाइम t, ठीक, ये केवल दिया है, कह रहा है कि अगर ये चीज दिया है तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन कैसे टाइम पे डिपेंड करेगा। तो देखो ये सब कुछ नहीं मतलब है, सिंपल सा, अगर v इक्वल टू ए दिया तो क्या लिख सकते हो उसको, v इक्वल टू के टी पे पावर 3/4 लिख सकते हो ना, बोलो ये तो समझ में आ रहा चीज ना। हमें क्या निकाला, v दिया है, v इक्वल टू क्या पढ़े हो आप, dx अपान dt, पहला रिलेशन क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट का, तो इसको dx इक्वल टू क्या लिखोगे, v इंटू dt, यानी इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो dx इंटीग्रेशन जब करोगे dx इक्वल टू क्या हो गया, v की वैल्यू कितना है, a 3/3/4 इंटू, यही तो है। तो अब इसका ये हो गया x, के इक्वल टू के कांस्टेंट है, t पर 3/4 का मतलब क्या हो गया, t पर 7/4 अपान 7, ये कांस्टेंट हो जाएगा, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, x प्रोपोर्शनल टू t पर 7,
यानी डिस्प्लेसमेंट किस रूम में डिपेंड कर रहा है, टी पे 7/4। बात समझ पाए क्वेश्चन का मतलब, कह रहा है कि यह भी इस रूम में अगर डिपेंड कर रहा है टी पर, तो एक्सीलरेशन किस रूम और डिस्प्लेसमेंट किस रूम में, ठीक। अच्छा इसी तरीके से ए का बताओ क्या होगा, अगर भी दिया है तो ए का बताओ कैसे डिपेंड, ये तो बता दोगे। ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं है कि उसमें भी डिफरेंशिएशन ही करना, क्योंकि फार्मूले के हिसाब चलना, भी दिया है और क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, तो क्या करना होगा, कितना गया टी। हाँ माने इसका मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे होगा, टी पर -1/, समझे, ठीक। तो क्वेश्चन इस तरह से देता है तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बल्कि क्वेश्चन को से लड़ना है, पढ़ना है, पढ़ोगे समझोगे क्वेश्चन को, ऐसे ही चुटकी लगा दोगे, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक। नहीं समझे क्या, अच्छा ही बताओ, ए पूछ रहा है ना, ए इजकल टू और क्या दिया है बी, तो ए इजकल टू क्या लिखते हो, तो डी भी डी टी, कैसा, जैसे 3/4, 3/4 के है, जैसे वो टी पर, जैसे यहाँ के आया कांस्टेंट ना, तो केवल कह रहा टी पर कैसे डिपेंड कर, प्रोपोर्शनल साइन हटा वो तो सब कांस्टेंट ही हो जाएगा, तो इसका आप डिफरेंशिएशन कर दो बाबू, डी अपान डी टी, और यहाँ पे क्या हो गया, टी पे -1/, कितना दिया है 3/4 दिया ना, टी पर 3/4 का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, ये तो आएगा ए इजकल टू, क्या आएगा, ए इजकल टू 3/4, और टी पर -1 करोगे तो -1/, यानी ए प्रोपोर्शनल टू सीधे लिख दो टी पर -1, ठीक। चलो आज रहने देते हैं इतना ही, बाकी कल हम लोग इस पे क्वेश्चन हम भेज देंगे, एक दो लगाना, बाकी अपने किताब से देख लेना, बाकी कल हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ, हाँ भेज देंगे, ये दोनों ये सारी क्वेश्चन हम भेज देंगे क्रॉप करके।